नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चल पैसे बड़ी करके साथ एक और से आगे सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, पटना के अंदर 23 जून को होने वाला है विपक्षी महाबैठक। बताएंगे आपको, राहुल गांधी समेत बड़े बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। डिटेल में जानकारी दी गई है दोस्तों। इसी के साथ में किसानों के खिलाफ की गई कार्रवाई के मामले को लेकर राकेश टिकैत की ओर से बीजेपी सरकार को चेतावनी दी गई है। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के सर्वे में मिल रही जीत के बाद पार्टी की ओर से 12 जून को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी दोस्तों। पार्टी की ओर से डिटेल में जानकारी दी गई है। बताएंगे आपको किस तरीके की तैयारी चल रही है। इसी के साथ में केंद्र के खिलाफ रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल का होने वाला है बड़ा कार्यक्रम। हो रही है जोर शोर से तैयारियां दोस्तों। इसी के साथ में तमिलनाडु के अंदर फेक न्यूज फैलाते हुए आरएसएस का एक कार्यकर्ता गिरफ्तार किया गया है। बताएंगे आपको क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अंतिम बार सुलह कराने को लेकर पार्टी की ओर से बैठक बुलाई जा रही है। बताएंगे आपको क्या सचिन पायलट को पार्टी छोड़ने से रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा। साथ साथ 214 सीटों पर नए चेहरे उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इसी के साथ में महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब के मामले को लेकर जबरदस्त हिंसा की खबरें सामने आई है दोस्तों। बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में मणिपुर के अंदर हो रही हिंसा के मामले को लेकर बड़ी संख्या में कुकी समुदाय की महिलाओं ने अमित शाह के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है दोस्तों। बताएंगे और भी क्या है पूरी अपडेट, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि 23 जून को बिहार में होने वाली विपक्ष की बड़ी बैठक सही आगे आने वाले दिनों के अंदर राजनीति तय होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों के प्रस्तावित बैठक की नई तारीख तय कर दी गई है दोस्तों। पटना के अंदर 23 जून को बैठक होगी। इससे पहले 12 जून को यह बैठक तय की गई थी, लेकिन कुछ दलों के शीर्ष नेताओं की व्यस्तता के कारण इस तारीख में बदलाव किए गए। आरजेडी जेडीयू ने ऐलान किया है कि 23 जून को पटना में बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी समेत देश भर के 18 पार्टियों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 23 जून को बैठक पर सभी पार्टियों की सहमति मिल गई है। अब इस बैठक में कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ ममता बनर्जी, शरद पवार और अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, सीपीआई के नेता डी राजा, सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नेता शामिल होंगे। ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने बार बार जोर देकर दावा किया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले 12 जून को क्योंकि राहुल गांधी का अमेरिका दौरा होने वाला था, इसीलिए कार्यक्रम को आगे पोस्टपोन किया गया है दोस्तों। एक बड़े मैसेज के साथ पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई देना चाहता है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ तमाम नेताओं के द्वारा विपक्षी एकता को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में 23 तारीख को राहुल गांधी के आने पर भी पूरी तरीके से मोहर लग चुकी है दोस्तों। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत ने दी चेतावनी। कहा एमएसपी के लिए देश भर के अंदर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हरियाणा के करनाल के अंदर उन्होंने कहा कि एमएसपी के लिए पूरे देश में बड़ा आंदोलन करना पड़े तो हम करेंगे, जेल में जाना पड़ेगा तो भी जाएंगे, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा करेंगे, पंचायतें भी करेंगे। मंगलवार को करनाल के अंदर सूरजमुखी के बीजों पर एमएसपी की मांग की गई थी दोस्तों। इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से बल का उपयोग किया गया। करनाल के अंदर लाठीचार्ज किया गया, कई सारे लोगों को जेल में बंद किया गया और अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर सरकार एमएसपी की मांग पूरी नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम एमएसपी का वादा पूरा करेंगे। हरियाणा में किसानों ने नेशनल हाईवे 9 को जाम कर दिया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज भी किया गया। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी के 12 जून को चलो जबलपुर कार्यक्रम को लेकर अब प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 12 जून 2023 को जबलपुर के अंदर मां नर्मदा का पूजा करने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित करती दिखाई देगी। मध्य प्रदेश बचाने के इस महाअभियान से अवश्य जुड़े, इस तरीके से लोगों से मांग की गई है दोस्तों। साथ साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले रेसलर बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक 5 मांगे रखी गई है। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करते हुए पहलवानों ने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कोई महिला चुनी जानी चाहिए। ब्रजभूषण या उसकी फैमिली का कोई मेंबर WFI का हिस्सा नहीं होना चाहिए। WFI के चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए। रेसलर्स पर दिल्ली में दंगा फैलाने की जो FIR दर्ज की गई है उसे रद्द किया जाना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये मांगे की गई है। आपको बता दें कि इससे जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट भी सामने आई है दोस्तों। महिला पहलवानों के आंदोलन को लेकर गाँव में यानी चरखी दादरी क्षेत्र के अंदर सर्वखाप महापंचायत हुई है। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबियों से पुलिस प्रशासन की ओर से पूछताछ की गई है दोस्तों। बजरंग पूनिया ने मंगलवार को कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग जरूर हुई थी, लेकिन मीटिंग में हमने अपनी मांगे रख दी थी और कह दिया था कि
ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। करनाल पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि पहलवानों की गृह मंत्री से पहले मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, उसके बाद खेल मंत्री से मीटिंग हुई। हम चाहते हैं कि बातचीत से ही समाधान निकले, वरना किसान हमेशा से पहलवानों के साथ में खड़े हैं। दरअसल दोस्तों, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने खेल मंत्री से लगभग 6 घंटे मुलाकात की है। मुलाकात के बाद पहलवानों ने अपने आंदोलन को 15 जून तक स्थगित करने का फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, 30 तारीख को इलेक्शन कराए जा सकते हैं। WFI के जो जानकारी आई है, साक्षी मलिक ने खुद बताया है कि दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ जितने भी मामले दर्ज है उन्हें वापस लेगी। 28 तारीख को जो मामले दर्ज किए गए तो उन्हें वापस लिया जाएगा। 6 घंटे की बैठक के बाद ये चीजें निकलकर सामने आई है। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जल्द गिरफ्तारी होगी, वरना किसानों के आंदोलन के साथ साथ पहलवानों का आंदोलन भी एकजुट होकर एक बड़े आंदोलन की तरफ दिखाई दे सकता है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ केंद्र के खिलाफ रामलीला मैदान में 11 जून को महारैली करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। सीएम केजरीवाल का रामलीला मैदान में भव्य स्वागत करने का पूरा कार्यक्रम आम आदमी पार्टी ने बनाया है। दरअसल दोस्तों, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ ये रैली 11 जून को होने जा रही है। साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज झा ने भी बताया है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता 23 जून को पटना में दिखाई देने वाली है, जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव शामिल होंगे। नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता संभव नहीं है और यही बड़ा कारण है कि 12 जून को जो बैठक होने वाली थी उसमें कांग्रेस पार्टी अवेलेबल नहीं हो पाती, पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं पहुंच पाते, इसलिए 23 तारीख का कार्यक्रम रखा गया है। साथ साथ दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर फेक न्यूज फैलाने के मामले में आरएसएस के कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। सत्ताधारी डीएमके के नेता की शिकायत के बाद पुलिस ने यह बड़ा कदम उठाया है। आरएसएस के कार्यकर्ता पर आरोप है कि एक फर्जी तस्वीर शेयर की गई है। आरोपी का नाम सरवन प्रसाद है, जो 52 साल का है और आरएसएस से जुड़ा हुआ है। डीएमके के यूथ विंग के सचिव बाला सुब्रमण्यम ने सरवन के खिलाफ साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद साइबर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक सरवन ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए दावा किया था कि डीएमके के 5 लोग एक स्कूल के अंदर अवैध शराब बना रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच में पता चला कि ये फोटो मॉफ्ड है, यानी गलत है। 2021 में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी, यानी ये पुराना मामला था जिसे अब से जोड़कर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, इस मामले पर अब पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है तो आरएसएस के लोग बुरी तरीके से बौखला गए हैं और इसे गलत कार्रवाई बता रहे हैं। साथ साथ सुलह का फॉर्मूला है तैयार, लेकिन मैं आपको नहीं मनाऊंगा। ये बात राजस्थान के प्रभारी कांग्रेस पार्टी महासचिव सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से मुस्कुराते हुए कहा है। जयपुर के अंदर उन्होंने असंतुष्ट नेता सचिन पायलट को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, ये खबरें चल रही है कि सचिन पायलट अपनी एक नई पार्टी बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। एआईसीसी के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट दोनों ही फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। रंधावा ने संवाददाता से कहा कि मैं आपसे यह सुन रहा हूं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, यानी मीडिया से ही मुझे पता चला है। पायलट के दिमाग में ये पहले नहीं था और अब भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये बातें केवल मीडिया में चल रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने दोहराया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हाल ही में दिल्ली में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट से बात की थी, जिसमें राजस्थान के दोनों नेता एकजुट होकर काम करने की बात पर सहमत हो गए थे। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने जो बातें कही थी, दोनों नेताओं ने इसको स्वीकार किया और 90% मामला सुलझ गया था। पायलट को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसका फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन एक बात तय है कि वो हमसे कहीं दूर नहीं जा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, रंधावा की ओर से दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन मीडिया में खुले तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे। देखते हैं 12 तारीख को क्या निर्णय उनकी ओर से लिया जाता है। साथ साथ अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारी में जुट गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका में 28 में से 25 सीटें जीती थी, जिसके कारण बीजेपी का आंकड़ा 303 हो गया था, यानी दोस्तों भारी बहुमत बीजेपी को केंद्र में मिला था। और ऐसे में अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी कम से कम 14 सीटों पर अपने सांसद को बदलने की तैयारी कर रही है। और कर्नाटका में क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है। दोस्तों, बीजेपी को अगर 10 से 15 सीटों का नुकसान कर्नाटका में हो गया तो भाजपा पूरे देश के अंदर कहीं भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सीटें घटनी तय है और बिहार के अंदर भी भाजपा का आंकड़ा नीचे जाएगा। इसके साथ ही अन्य राज्यों के अंदर भी बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों से कर सकती थी, लेकिन अभी की स्थिति में तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी का ग्राफ कहीं भी दूर दूर तक बढ़ता दिखाई नहीं देता। केरल के अंदर भी बीजेपी की स्थिति डामाडोल ही है और कर्नाटका जो बीजेपी का पुराना गढ़ है, वहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी सेंधमारी कर दे तो भाजपा कहां से इसे कॉम्पनसेट कर पाएगी इन सीटों को, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ औरंगजेब वाला मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अंदर कुछ गुटों में झड़प हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। दरअसल कुछ हिंदू संगठनों की ओर से सोशल मीडिया पर कथित रूप से औरंगजेब को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाने के बाद बंद का आह्वान किया गया था। इस
इसी को लेकर प्रदर्शन हुआ है। मामला काफी भड़क गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर क्योंकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन इतनी ज्यादा मजबूत है कि ताजा सर्वे भी ये बता रहे हैं कि बीजेपी को 2024 के चुनाव में भारी नुकसान होगा और उसके बाद इस तरीके की सांप्रदायिक हरकतें होने के बाद लोग पूरे मामले को राजनीति से जोड़कर कहीं न कहीं बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मणिपुर में जारी हिंसा अभी शांत नहीं हुई है। मणिपुर हिंसा की आंच अब दिल्ली भी पहुंच गई है। बुधवार को 7 जून को कुकी समाज की महिलाओं ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया और सैटेलाइट प्रदर्शन स्पष्ट तौर पर देखा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपने हाथ में तकिया ले रखी थी जिसमें लिखा हुआ था प्लीज सेव कुकीज लाइफ। आर्टिकल 356 नॉट 355 लिखा हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर के अंदर 2 बड़े समाज हैं, एक मेथी समुदाय, दूसरा कुकी समाज। दोनों के बीच में आपसी मतभेद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि कई जगह हिंसक झड़प देखने को मिली। पूरे राज्य के अंदर धारा 144 लागू करनी पड़ी, इंटरनेट को सस्पेंड रखना पड़ा और इंटरनेट को सस्पेंड करने की तारीख अब 10 तारीख तक बढ़ा दी गई है। यानी अभी भी हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ दिनों पहले मणिपुर का दौरा किया था और दावा किया था कि स्थिति को पूरी तरीके से संभाल लिया गया है, शांतिपूर्ण स्थिति है। लेकिन बीजेपी की राज्य सरकार अपनी कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने में पूरी तरीके से फेल दिखाई दे रही है दोस्तों। और इसीलिए अमित शाह के घर के बाहर पहुंचकर कुकी समाज के लोगों ने विरोध किया है। आपको बता दें कि कुकी समाज के लोग कह रहे हैं कि आप अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल मत करिए बल्कि 356 का इस्तेमाल करिए, यानी स्टेट इमरजेंसी लगाइए, सरकार को बर्खास्त करिए, प्रेसिडेंट का रूल लगवाइए। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने की मांग की जा रही है दोस्तों। यानी लॉ एंड ऑर्डर का पूरा मामला स्टेट का सब्जेक्ट होता है और लॉ एंड ऑर्डर की ये स्थिति आ चुकी है कि पुलिस प्रशासन के हाथ में तो बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ रही है स्थिति को सॉल्व करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि राज्य के अंदर सरकार है तो शायद यही बड़ा कारण है कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, स्टेट इमरजेंसी नहीं लगाई जा रही है जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। साथ साथ दोस्तों केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने के लिए लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। केजरीवाल ने 7 जून को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली के सीएम मौजूद रहे। साथ साथ आतिशी जो मंत्री हैं दिल्ली की वो भी मौजूद रही। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे और समाजवादी पार्टी की ओर से नेता शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। सभी ने आपस में बैठकर चर्चा की है। अगर संसद के अंदर कोई भी कानून लेकर आने की कोशिश की जाएगी तो अध्यादेश का विरोध किया जाएगा, इस तरीके से मांग की गई है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने अभियान की नींव रख दी है। पार्टी की ओर से संभागीय सम्मेलन बिलासपुर में आयोजित किया गया जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, मुख्यमंत्री और साथ में राज्य की प्रभारी कुमारी शैलजा भी मौजूद रही, जिन्होंने एक साथ मिलकर राज्य के पार्टी कार्यकर्ताओं को मिशन 75+ का लक्ष्य दिया गया है। यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार भी जोर शोर से शुरू कर दिया है। साथ साथ कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता संभालते ही ताबड़तोड़ काम करना शुरू कर दिया है। बुधवार को प्रदेश की राज्य सरकार के मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने ऐलान किया है कि प्रदेश के अंदर हम लोग एंटी कम्युनल विंग बनाएंगे। बता दें कि कर्नाटका के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने राज्य के अंदर कोस्टल कर्नाटका क्षेत्र में ये बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए मंगलूर के अंदर उन्होंने कहा कि हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि राज्य के अंदर मोरल पुलिसिंग पर लगाम लगना चाहिए, एंटी कम्युनल विंग की स्थापना होनी चाहिए। उन्होंने जानकारी दी है कि हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है कि एंटी कम्युनल विंग बनेगा जिसके कारण राज्य के अंदर कोई भी सांप्रदायिक हिंसा होगी या फिर इस तरीके का कोई मामला होगा जिससे सांप्रदायिकता फैलेगी तो उसे रोकने के लिए एंटी कम्युनल विंग का इस्तेमाल किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों कोस्टल कर्नाटका क्षेत्र में जी परमेश्वर की ओर से दिया गया बयान काफी ज्यादा चर्चा का विषय है क्योंकि कोस्टल कर्नाटका वही क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते आए हैं कि बीजेपी ने हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर कोस्टल कर्नाटका सही पूरे कर्नाटका की सत्ता हासिल की थी। और इस बार के चुनाव में जिस तरीके से कोस्टल कर्नाटका में बीजेपी को झटका लगा है, जो क्षेत्र माना जाता है कि कम्युनली चार्ज होता है, जहां पर कई सारे दंगे फसाद होते हैं, वहां पर अब कांग्रेस पार्टी के नेता ने बड़ा बयान देते हुए राज्य के अंदर एंटी कम्युनल विंग बनाने का ऐलान किया है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मुकेश सहनी जो बिहार के अंदर वीआईपी पार्टी के नेता है, उन्होंने निर्णय ले लिया है कि एनडीए ज्वाइन करेंगे 25 जुलाई को, जो जानकारी दी जा रही है दैनिक जागरण की ओर से। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों मोहम्मद जुबैर की ओर से बीजेपी समर्थक को लेकर एक ट्वीट किया गया है। आपको बता दें कि मिस्टर सिन्हा नाम से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के साथ में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसका नाम औरन अब्दरामी है, जो ड्रग्स सप्लाई करता है बॉलीवुड के लोगों को, और राहुल गांधी के साथ में दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर बिंदुओं को जोड़कर पता करना चाहिए कि आखिर राहुल गांधी के साथ में कैसे दिखाई दे रहा है। इसके बाद लोगों ने इसका जवाब देते हुए मिस्टर सिन्हा को यह दिखाने की कोशिश की कि जिस व्यक्ति को आप बता रहे हैं कि ड्रग्स का डीलर है और राहुल गांधी के साथ में है, उस व्यक्ति की तस्वीर तो एकनाथ शिंदे के साथ में भी है और भारतीय जनता
जनता पार्टी की नेत्री स्मृति ईरानी के साथ में भी है, जिसके बाद दोस्तों पोस्ट डिलीट करके ये व्यक्ति जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन लगभग तय हो चुका है। अमित शाह और एचडी कुमारस्वामी के बीच में हाल फिलहाल के दिनों में बातचीत हुई है। टाइम्स नाउ के सोर्स ने दावा किया है कि बीजेपी और जेडीएस कर्नाटका चुनाव के मद्देनजर गठबंधन पर चर्चा कर रही है। दरअसल दोस्तों राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया, एक तो बीजेपी को जबरदस्त चुनाव हरवाया गया और दूसरी ओर जेडीएस के जो मजबूत गढ़ हुआ करते थे वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। वोकालिगा समुदाय में कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला, जिसके कारण जेडीएस को भारी नुकसान हुआ है और अब जेडीएस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। साथ साथ दोस्तों भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अब जांच शुरू हो चुकी है। तो टीएमसी की नेत्री महुआ मोइत्रा ने दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन जेटली पर हमला बोला है। उन्होंने रोहन जेटली के खिलाफ यौन शोषण के मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए बीजेपी पर हमला बोला। बता दें कि रोहन जेटली बीजेपी के दिग्गज नेता और दिवंगत नेता अरुण जेटली के पुत्र है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि क्या दूसरा ब्रजभूषण तैयार कर रही है सरकार। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी नेता और रिश्तेदार महिलाओं के यौन उत्पीड़न करने के लिए प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं। क्या वे महिला का शोषण करने के लिए खेल निकायों को नियंत्रित करते हैं। सत्ता में बैठी केंद्र सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है। क्या दूसरे ब्रजभूषण शरण सिंह को बनाने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री गुप्त बैठक कर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि माननीय गृह मंत्री जी, आप खाप पंचायत के नेता है क्या। कानून की उचित प्रक्रिया को दरकिनार कर गुप्त बैठकों में पहलवानों और WFI जैसे मुद्दों को निपटाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। साथ ही DDCA के अध्यक्ष यौन उत्पीड़न के मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों अरुण जेटली के बेटे पर यह गंभीर आरोप लगा हुआ है, जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और ऐसे में तुरंत कार्रवाई की मांग की जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अनुराग ठाकुर से पहलवानों की बातचीत को लेकर महावीर फोगाट ने बड़ा बयान दिया है। महावीर फोगाट ने कहा कि वे भी चाहते हैं कि इस मुद्दे का निष्पक्ष समाधान निकले। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। झारखंड के अंदर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बीजेपी तैयार कर रही है। हरियाणा में बीजेपी जननायक जनता पार्टी के बीच में खींचातान चल रही है और 2024 से जुड़े हैं 3 राज्यों का कनेक्शन। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार आगामी 30 जून को 1 साल पूरा कर रही है। उन्होंने 2024 में साथ में मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन पार्टी में समन्वय अभी भी पूरी तरीके से स्थापित दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल दोस्तों गुटबाजी अभी भी जारी है। साथ साथ सरकार का बड़ा ऐलान, कहा BSNL के रिवाइवल प्लान के लिए मंजूर किए गए 89,000 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि विपक्ष के द्वारा बार बार दबाव बनाने के बाद अब बीजेपी सरकार, मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। मोदी सरकार की ओर से देश की सरकारी कंपनी BSNL को रिवाइव करने के लिए 89,000 करोड़ रुपए के इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। एक अच्छी खबर है दोस्तों देश के लिए कि एक सरकारी कंपनी को सरकार रिवाइव करना चाहती है। 5G और 4G सुविधा दोनों BSNL देगा। साथ साथ दिल्ली के अंदर ऑर्डिनेंस को लेकर बड़ी अपडेट आई है। एक अध्यादेश के खिलाफ 8400 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। 11 जून को रामलीला मैदान में उनके महारैली से पहले जब ये निकाला गया कि कितने किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की है, तो लगभग 8400 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की है। सबसे पहले दिल्ली से कोलकाता पहुंचे, फिर कोलकाता से रांची पहुंचे, रांची से फिर दिल्ली पहुंचे, फिर मुंबई पहुंचे और इसके बाद चेन्नई पहुंचे, फिर दिल्ली वापस लौटे, हैदराबाद पहुंचे और फिर दिल्ली से झारखंड की उन्होंने यात्रा की है। तो कुल मिलाकर अच्छा खासा उनका एक पूरा ट्रेवलिंग का प्लान देखने को मिला है पिछले 1 महीने के अंदर, वो भी बीजेपी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ। और हर जगह लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। साथ साथ दोस्तों मनीष सिसोदिया का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए, कहने लगे कि इतने अच्छे नेता को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। साथ साथ हरियाणा में अन्नदाता पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता दीपेंद्र हुड्डा का ऐलान, कहा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने जो किया है वो किसान विरोधी बीजेपी के रवैये को दिखाता है, भाजपा के चेहरे को दिखाता है। साथ साथ अखिलेश यादव बोले, कहा एक बीजेपी का सांसद अपने गुंडों के साथ जाकर चौकी में घुसकर पुलिस वालों को पीटता है। अगर ये किसी और ने किया होता तो ये सरकार बुलडोजर चलवा देती। साथ साथ नए संसद में लगे अखंड भारत के भित्ति चित्र को लेकर अब बांग्लादेश ने भी स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि भारत की ओर से संसद में जो अखंड भारत की दृश्य लगाई गई है दोस्तों, पुरानी तस्वीर लगाई गई है, इसका विरोध करते हुए बांग्लादेश, नेपाल और कई देशों ने कहा है कि ये तस्वीर भारत के अच्छे रवैये को नहीं दिखाता, क्योंकि पड़ोसी देश को भारत का बताने की कोशिश की जा रही है। अखंड भारत के नक्शे के अंदर नेपाल, पाकिस्तान समेत कई देश है जो भारत का हिस्सा दिखाए गए हैं दोस्तों। क्योंकि ये संसद में लगा हुआ है तो इस पर विवाद भी हुआ है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव न करवाने के दबाव में है। उमर अब्दुल्ला ने चुनाव को लेकर फिर एक बड़ा बयान दिया है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के अंदर साक्षी हत्याकांड मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर साक्षी के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे भीम आर्मी के प्रमुख, उनके परिवार के लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की है। दोस्तों बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे थे कि चंद्रशेखर उनसे मुलाकात
मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं गए, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो शायद उनको सूट नहीं करता, क्योंकि एक और दलित समाज की लड़की है और दूसरी और मुस्लिम समाज का आरोपी था। शायद इसीलिए चंद्रशेखर आजाद उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए नहीं जा रहे हैं। इस तरीके से बीजेपी के लोगों ने कई आरोप लगाए थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की ओर से तस्वीरें शेयर करते हुए उन सारे सवालों का करारा जवाब दिया गया है। साथ साथ दोस्तों, यूपी के अंदर लखनऊ कोर्ट परिसर में हुए सनसनीखेज गोलीकांड को लेकर मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि खुलेआम हुई हत्या यूपी में कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसी घटनाओं से आम जनता काफी दहशत में है। साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा, जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।